हेलो गुड मॉर्निंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज ये एक छोटा सा सेशन या परिचर्चा हम करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर, पहले बता देता हूं आज का ये जो सेशन है ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, जो एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम समझेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पे आ चुका है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिल की क्या प्रोसेस रहती है, एडमिट कार्ड की क्या प्रोसेस रहती है, अभी समझ लेंगे। यहाँ तक सभी थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पे कर लेंगे। इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 के बैच की, सॉरी एग्जाम जो आने वाला है इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अलावा हम एज लिमिट पे बात करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जेआरएफ फेलोशिप वगैरह सारी की सारी चीजें समझ लेंगे। बेसिकली 3 चीज, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके चीजों को हम समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, जनरली सामान्यतः मैं आपसे बात करूं तो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का जो एग्जाम होता है, इसका जो नोटिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया रहती है, लगभग 2-2.5 महीने की प्रक्रिया पूरी रहती है। तो हम ये मान के चलते हैं सितंबर लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ ही सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1 महीने की जो फॉर्म फिल की प्रक्रिया रहती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है आपका, ये मान के चल लीजिए आप, नोटिफिकेशन आ सकता है आपका सितंबर, यानी आपके नेक्स्ट मंथ में सितंबर का कौन सा जो लास्ट वीक रहेगा, थर्ड या लास्ट वीक आप माने, मे बी मैं लास्ट वीक लेके चलते हैं, लास्ट वीक में आ जाएगा। लास्ट वीक से पहले या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और इसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, नंबर 1 नोटिफिकेशन आने के बाद ये इसके बाद फॉर्म फिल की जो प्रक्रिया, नोटिफिकेशन के साथ ही आपकी जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है। ये लगभग कितनी चलती है, ये लगभग 1 मंथ के आसपास आपकी फॉर्म फिल की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये क्रियाशील रहती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी ये 1 मंथ आपका जो फॉर्म फिल हो जाएगा, इसके बाद आती है आपकी सिटी सेंटर स्लिप। सिटी सेंटर स्लिप ये लगभग 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आपके पास आ जाती है। आपकी एग्जाम डेट से सेंटर स्लिप मिलती है आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले। ठीक है, 10 से 15 दिन पहले आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एग्जाम किस सेंटर में कराया जाएगा उस सेंटर की आपको जानकारी दे दी जाती है, ताकि आप जो भी रिजर्वेशन हो, आप यदि दूर से, यदि आपको दूर सेंटर मिला है, आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हो आपको जहां बड़े से बड़े शहर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको रिजर्वेशन या जिस भी साधन से आप जा सकते हैं आप तैयारी करके रखें। तो उसके लिए लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको सिटी सेंटर स्लिप आपको दे दी जाती है। सिटी सेंटर स्लिप के बाद आता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो ये कब आता है प्रिय विद्यार्थियों, ये आता है लगभग 3 से 5 दिन पहले। ठीक है, 3 to 5 डेज पहले आपको ये मिल जाएगा, इतना याद रखना आप। तो ये पूरी की पूरी आपकी अभी प्रक्रिया रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया? नोटिफिकेशन आप मान के चलिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये आपको मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर जाइए और हमारी क्लासेस देखना प्रारंभ कीजिए। सभी की सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। आईसीटी कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण से। क्लियर, कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन रनिंग में, जो कि बहुत जल्दी अब हम यूनिटों को कवर करेंगे बहुत जल्द से जल्द। क्लियर, अब चलते हैं हम इस पे, नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते, समझ लेते क्या है आपका। तो ये तो था आपका पूरी की पूरी समय आ रही है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको निकाल। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें समझा देता हूं, ये एग्जाम होता क्या है। क्लियर, अब हम बात समझने वाले हैं इसमें, ये एग्जाम होता क्या है। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो कराया जाता है, ये हमारी एक बॉडी होती है एनटी के द्वारा। ठीक है, एनटी एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, हायर बॉडी हमारी यूजीसी ने काम दिया है एग्जाम कराने का एनटीए को, एनटीए हमारा एग्जाम कराती है। क्लियर, आपका जो एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम है आपका,
ये 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। क्लियर? कितनी कैटेगरी में विद्यार्थी? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है आपकी जेआरएफ। पहली क्या है प्रिय विद्यार्थियों? जेआरएफ होती है। सेकंड होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट कह लीजिए इसको, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जेआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसको समझेंगे ये क्या होती है, कैसा क्या इसका रोल रहता है, ये भी हम समझेंगे, आप निश्चिंत रहे। फिर एक तीसरी कैटेगरी जो लास्ट बार से इंट्रोड्यूस की गई है वो है आपकी पीएचडी ओनली। ठीक है, पीएचडी ओनली। ये 3 कैटेगरीज में आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि आपको जो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं श्रेणियों में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आप मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप फेल भी कहलाएंगे उसमें। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। इससे पहले अच्छा यही समझ लेते हैं ना, सबसे पहले ये क्या होता है एग्जाम को समझ। जेआरएफ क्या होता है? देखिए, जिन विद्यार्थियों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा उन्हें मिलेगी फेलोशिप। क्या मिलेगी प्रिय विद्यार्थियों? फेलोशिप। कितनी मिलती है ये अभी चर्चा कर लेंगे, माफी चाहूंगा। किस लिए मिलती है ये फेलोशिप? मिलती है आपको प्रिय विद्यार्थियों पीएचडी के लिए। क्लियर? फेलोशिप किस लिए मिलेगी आपको? पीएचडी करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। समझ में आ रहा है इतना आपको? क्लियर? और इसी के साथ जब आप जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का। जरूरी नहीं आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली के राज्य से हो। नेट क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप भारत के किसी भी राज्य में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी इसमें मिलती है। सेकंड आता है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट। ठीक है, इस पे साथ ही एक चीज और बताएं, जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इसकी वैलिडिटी रहती है 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स यानी आपका जेआरएफ निकालने के बाद आपको 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये आपकी वैलिडिटी रहती है, इतना याद रखना। ठीक है, वैलिडिटी कितनी रहती है? 3 ईयर। असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या कर सकते हैं आप? इससे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पीएचडी एडमिशन हो सकता है आपका, साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है ये भी समझ लेते हैं। इसकी वैलिडिटी रहती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों लाइफ टाइम, यानी कि आप यदि एक बार नेट क्वालिफाई हो चुका है आपका तो आप भविष्य में कभी भी नेट का माफी चाहूंगा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी कभी भी दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी एज लिमिट नहीं, लेकिन जेआरएफ की जो वैलिडिटी रहती है वो 3 साल तक रहती है। यदि आप 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट आपका जो है उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, आपको फिर से जेआरएफ पे एग्जाम देना पड़ेगा। नोटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। फिर आता है पीएचडी, तो इसमें लिखा ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप इसमें पीएचडी में ही एडमिशन ले सकते हैं ओनली, बस। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी जो वैलिडिटी है ये है 1 ईयर, यानी आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे ही आपका 1 साल आपका रिजल्ट के बाद समाप्त होगा, आपका पीएचडी का जो सर्टिफिकेट की जो मान्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको जेआरएफ ये समझ में आ गया, तब वैलिडिटी मैंने यहाँ से बता दी है आपको। ये सारी की सारी चीजें इसमें है। इसके अलावा एक फेलोशिप और मिलती है, मैं यहीं आपको उसमें जिक्र कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। एक आपको मिलती है नेशनल फेलोशिप। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं ना तो वही ऑप्शन आता है नेशनल फेलोशिप का। नेशनल फेलोशिप का ऑप्शन भी आता है। ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग होता है। जनरल को नहीं मिलती है, ओबीसी को मिलती है, एसटी को, एससी को, पीडब्ल्यूडी, जो अलग अलग कैटेगरीज है सबको ये नेशनल फेलोशिप भी आपको मिलती है। जिनका जेआरएफ से कम स्कोर होता है, जेआरएफ से जो कैटेगरीज में नहीं आते, जो उतना कट ऑफ लेके नहीं आ पाते, तो जो थोड़े बहुत कम होते तो उनको वो लोग को नेशनल फेलोशिप मिलती है। सरकार नेशनल फेलोशिप भी उनके लिए दी जाती है। ठीक है, पीएचडी करने के लिए, ये भी पीएचडी करने के लिए ही मिलेगी आपको, इतना मैं बता देता हूँ। समझ में आ गया इतना आपको? इतनी चीजें नोट कर लीजिए। आप यदि करना चाहे तो मैं हट जाता हूँ सामने से। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट की बात करेंगे। क्लियर? किसके लिए बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एज लिमिट की हम बात करेंगे। एज लिमिट, साहब एज लिमिट कितनी होती है और कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है? क्लियर? समझ में आ गया इतना? एज लिमिट में इसकी 2 पैरामीटर्स होते हैं।
कितने पैरामीटर्स होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है जनरल कैटेगरीज के लिए। जनरल कैटेगरीज के लिए जो पैरामीटर्स तय किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से जो एज ऊपर हो चुकी है जिनकी, सॉरी जनरल कैटेगरी में रहता है, सॉरी माफी चाहूंगा, 30 ईयर है ना, नहीं थी ज्यादा, 30 साल रहती है। और अदर जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज हैं, अदर जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके लिए रखा गया 35 ईयर्स। यानी कि 30 साल के यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी एज जो 30 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपको, ये किसके लिए एज लिमिट है? एक मिनट, एज लिमिट की बात मैं कर रहा हूं तो ये बात मैं कर रहा हूं आपसे जेआरएफ के लिए, याद रखें आपको, ये बात की जा रही है जेआरएफ के लिए, ठीक है। यानी आपको यदि जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए और आप यदि फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आपकी एज 30 अंडर 30 ईयर होना चाहिए, और यहाँ पे अदर कैटेगरीज में आपकी 35 ईयर तक आपको 5 साल का एडवांस आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाती है। क्लियर, समझ में आ गया एज लिमिट? अब साहब आपको सिर्फ पीएचडी करना, असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम, सॉरी आप कभी भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं एंड जेआरएफ क्वालिफाई, सॉरी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं सर्टिफिकेट के बाद। क्लियर, समझ में आ रही? इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। लिख लिया हो तो अपन आगे चलते हैं। एज लिमिट के बाद एक और क्राइटेरिया होता है, एक तो आपकी एज लिमिट ये है, साथ ही आपके पास एक और चीज मिलती है, ठीक है, एक और जो क्वालिफिकेशंस आपके लिए मांगी जाती है, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये योग्यता कह लीजिए आप। पहली तो यही है आपके पास एज लिमिट में आपकी, जो है मैं आपको बता रहा हूं ये है, इसके अतिरिक्त भी कुछ एज लिमिट और है। चलिए, अब ये मेरे को जो क्वालिफिकेशन यूजीसी की तरफ से जो रखी गई है वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी रहती है, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज आपसे मांगी जाती है वह कितनी रहती है। देखिए, आपको एमए चाहिए पड़ेगा, बीए के बाद आपको एमए करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। लगभग 84 सब्जेक्ट में ये एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ का लिया जाता है, तो आप एक बार सारे 84 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट देख सकते हैं। आपके पास एमए की डिग्री होना चाहिए। क्लियर, पहली, इसमें आपको परसेंटेज आपके मांगे जाएंगे आपसे। इसमें भी इन्होंने कैटेगरीज वाइज किया है। जनरल के लिए ये 55% मार्क्स मांगे गए हैं। अदर आपकी जो रिजर्व कैटेगरीज है, अदर जो कैटेगरीज है आपकी, जो रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इसके लिए 50% आपके लिए मार्क्स चाहिए पड़ेगा। यानी आपकी मार्कशीट में इतने मार्क्स होना चाहिए तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा आपको जेआरएफ ये सारे एग्जाम के जो परिणाम है वो नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में एक और चीज आती थी इसमें, एमए के अलावा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो 4 ईयर के जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जो 4 ईयर के जो कोर्स होते हैं हमारे, उन कोर्सों में आप यदि आपने किया, जैसे कि अभी 4 साल के कोर्स होने लगे, पहले बीए 3 साल की होती थी, एमए 2 साल का, तो 5 साल का एक पूरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया जाता था। लेकिन अभी 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके अंतर्गत आपको 75% मार्क्स चाहिए। क्लियर, जब आपके पास पहली वरीयता है, आपके पास एज लिमिट आपकी ये होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपकी यह होना चाहिए। यदि इस कैटेगरी में तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जेआरएफ के लिए अलग से लगी, जेआरएफ के लिए सिर्फ ये एज लिमिट लिखी गई है, अन्यथा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली के लिए या नेट के लिए आपको कोई भी एज लिमिट नहीं। आप किसी भी एज में हो आप यह एग्जाम दे सकते हो। नेट का सर्टिफिकेट, पीएचडी में एडमिशन के लिए आप यह एग्जाम, यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देना है किसी भी राज्य का या पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, अपियर कर सकते हैं। क्लियर, तो ये थी पूरे की पूरे मोटा मोटा एग्जाम का खाका हमने खींच लिया था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना सारी चीजें? नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जो अभी पहली बार राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आए वो राधेश पाठशाला को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी मैं खुद करा रहा हूँ अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जाइए, सभी क्लासेस देखिए। यदि आप देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो या ऑनलाइन क्लास सॉरी या ऑफलाइन क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर सकते, उस परिस्थिति में नहीं है, तो आप राधेश पाठशाला से जुड़ के अपने पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जा रहे हैं और साथ में क्लासेस आपके लिए पर डे यूट्यूब पर ही आ रही हैं। क्लियर, अब इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, पैटर्न की बात, एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। ये तो सभी एग्जाम से संबंधित सभी जानकारियां थी।
अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पैटर्न से कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। यदि आप पहली बार यदि एग्जाम देना चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको ये एग्जाम पैटर्न के विषय में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम पैटर्न में सबसे पहली चीज क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसके हम फॉर्मेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो फॉर्मेट होता है इसका एमसीक्यूज में, ठीक है, कंप्यूटर मोड, ठीक है, सीबीटी मोड में किया जाता है। अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया ऑफलाइन अभी नहीं होता, एक बार ऑफलाइन हुआ था पिछले साल जून में, तो वो कैंसिल हो गया था पेपर लीक के कारण। लेकिन अभी जो पेपर कराया जा रहा है आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये कराया जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, यदि आप जानते हो नहीं जानते हो तो बता देता हूं। पहली चीज इसमें क्या है, आपका फॉर्मेट क्या है एग्जाम का, एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड कह सकते हैं इसको, ऑनलाइन में या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के माध्यम से ही होता है हमारा पेपर। अब हम बात करेंगे इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, इसमें पेपर कितने होते हैं। सबसे पहले पेपर की बात करेंगे। देखिए इस पेपर में होते हैं आपके पास दो पेपर लिए जाते हैं आप सभी से। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 1 एंड एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये जनरल पेपर होता है सभी के लिए। ये जितने भी 84 सब्जेक्ट में ये पेपर कराया जा रहा है, सभी का पेपर एक ही होता है, सभी यूनिट्स आपको सेम पेपर ही इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये जो आपका जो मेन आपका जो सब्जेक्ट है एमए का, या जो आपका मेन जो सब्जेक्ट होगा, ये उस विषय का आपका पेपर होता है। क्लियर? सब्जेक्ट में यदि मैं बात करूं, जो आपको मेन सब्जेक्ट, जैसे मेरा राजनीति विज्ञान है, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता भी हूं, तो मेरा जो एमए में सब्जेक्ट था वो राजनीति विज्ञान था, मैंने उसी में अपना क्वालिफाई किया एग्जाम। तो यहाँ पे मेरा आपका जो सब्जेक्ट होगा, आप उसी सब्जेक्ट में वह एग्जाम दे सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बस इतना अच्छे से आप याद रख लेना। क्लियर? आपके बी और एमए के सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपका सेम। अब इसमें कितने प्रश्न आते हैं, प्रश्न की संख्या पेपर 1 में आते हैं 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिलता है 2 मार्क्स इसको मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कितने मार्क्स हो गया, पहले पेपर का हो गया 100 और सेकंड का हो गया आपके पास 200। दोनों की मिला के ये पेपर आपका बन रहा है 300 मार्क्स का। याद रख लेना इतना। कितने नंबर का पेपर होता है आपका? 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। यानी कि मैं यदि मोटा मोटा निकालूं तो 150 दूनी, यानी कि प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी आपके पास, प्रश्न या क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके पास, प्रश्न या क्वेश्चंस की संख्या रहेगी आपके पास 150। एक प्रश्न के 2 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो कितने रह जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 300 मार्क्स, ठीक है। तो आपका जो पेपर है पूरा 300 मार्क्स का कराया जाता है 150 प्रश्नों के साथ। पेपर 1 में आपको 50 प्रश्न सही करना है, पेपर 2 में आपको 100 प्रश्न सही करना है। कट ऑफ के लिए यदि आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो कट ऑफ की लिस्ट पॉलिटिकल साइंस की मैंने क्लास बना दी है। अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ अलग कैटेगरीज वाइज होती है और बहुत ज्यादा एनालिसिस करना है तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम चैनल में भी कट ऑफ लिस्ट डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्या है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो एक आपको इसमें एडवांटेज मिल जाता है, साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके कोई भी प्रश्न गलत होने पर आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल होता है, पेपर 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट का होता है, जो आपने एमए में किया है। इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर मिलेंगे आपको इसका। पेपर 1 50 का था जिसके 100 में, टोटल आपको 300 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस
होते हैं। फॉर्मेट एमसीक्यू होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ प्रत्येक यूनिट, इसमें यूनिटें कितनी रहती हैं आपकी, पेपर 1 की यूनिट मिला के दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिटें रहती हैं। दोनों ही पेपर की यदि मैं बात करूं आपसे, पेपर 1 एंड पेपर 2 सब में ही 10-10 यूनिटें आपको मिलती है, जिसका अध्ययन आपको करना होता है। क्लियर? चलिए, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के आधार पर जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। कट ऑफ की लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यदि क्लास अब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी आपको समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है, और साथ ही क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अपने राधेश पाठशाला को ऐसे ही प्यार देते रहिए और शेयर कर लीजिए चैनल को। तथा जो ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिन्हें भाषा को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने अपना एक बैच समर्पित किया है, बैच उदयपद 1.0 राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए। ये बाइलिंगुअली है पूरा का पूरा कंटेंट, पर मैंने हिंदी माध्यम पर मेहनत करने के लिए, भाषा की सहजता के लिए और इस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाए, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाकी इंग्लिश वाले भी है बैच, देख सकते हैं, निश्चिंत रहें। तो मिलते हैं फिर ऐसी छोटी छोटी क्लासों के साथ, और बड़ी क्लासों में तो आप मिल सकते हैं। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, खूब प्रसन्न रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। क्लियर? जय हिंद सभी साथियों को।